The coordination committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of caste census. The coordination committee authorized the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने INDIA की जो बैठक आज हुई दिल्ली में, उसके बाद ये ब्रीफिंग करे थे। आखिरी बात उन्होंने आपने सुनी होगी, बड़ी दिलचस्प थी कि पैनल ये भी तय करेगा कि कौन कौन से एंकरों के शो में नहीं जाएंगे इंडिया के नेता। खैर, इस पर हम लोग बातचीत बाद में करेंगे। तो जो दो तीन मुख्य बातें कि अब भोपाल से रैली शुरू होगी, ज्वाइंट रैली की जाएंगी और सीट शेयरिंग पर जल्द काम शुरू किया जाएगा, जल्द प्रोसेस शुरू किया जाएगा। एक्सपेक्टेशन था कि शायद कोई एक कॉमन प्रोग्राम निकल के सामने है, कॉमन मिनिमम की किन किन इश्यूज़ पे वो लोग साथ हैं, क्योंकि भी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा सनातन पे बड़ा बवाल मचा हुआ था कि एक दल ने, DMK ने ऐसा कर दिया था। आज इस शो में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया का प्लान क्या है, क्योंकि अब बैठक हो गई, मिल गए और साथ मिल के चुनाव लड़ेंगे, ये सब चीज़ें हो गई। ग्राउंड पे दो चीज़ें मैटर करती हैं, सीट शेयरिंग और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, क्योंकि बहुत कॉन्ट्रडिक्शन की बातें मीडिया में होती रहती हैं कि किस इशू पर आपकी सहमति है कि नहीं है। कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको भी लेकर के बहुत लोगों का रिजर्वेशन है। जो एक बड़ा मसला भी सनातन का उठा, उस पर आप क्या करें, किस इश्यूज़ को लेकर के आप ग्राउंड पे जाएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट, जिस पे शायद अभी आगे आने वाली बैठकों हो सकता है चर्चा हो, माहौल बनाए। इसी पे आज हम बातचीत करेंगे कि इंडिया का प्लान क्या है और कुछ खास तौर के जो उत्तर भारत के 200 सवा 200 सीटों पर जो NDA की स्ट्रेटजी है, उसके बीच में कैसे 1-on-1 होगा, इस पर चर्चा होगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं, जो कई किताबें लिख चुके हैं और वो किताबें संघ और भाजपा से जुड़ी हुई हैं। संगम शरणम गच्छामि की बड़ी इंटरेस्टिंग किताब, मैंने पढ़ी उसको हाल में ही। इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी हैं, जो बहुत करीब से नजर रखते हैं उत्तर भारतीय राजनीति पर। यूसुफ अंसारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही हमारे साथ CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, आपसे शुरू करें। ये जो आपने अभी सुना केशव वेणुगोपाल जी ने 2-3 चीज़ें बताई कि आज की बैठक में ये तय किया गया, हमको एक या लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत कॉन्क्रीट तौर पे एक मिनिमम प्रोग्राम तय हो जाए, सीट शेयरिंग का फार्मूला निकले कुछ, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो रैली करेंगे, इस टाइप की बातें निकली। तो इंडिया का प्लान आपको समझ में आ रहा है कुछ, किस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं? आपने तीन प्रोग्राम में से एक जो उन्होंने आखिरी चीज कही कि किन किन एंकरों का बहिष्कार किया जाए। अब नाम इंक्लूसिव है, ये तो मैं क्योंकि बहुत पर्सनल टाइप का गोली दाग दी, तो इसलिए मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा एक अजीब सा विरोधाभास है। दूसरी चीज है कि उसमें तमाम लोग के नाम दिए जाएंगे, उनके बारे में तमाम तरह की सोशल मीडिया पे चर्चा होगी। आज भी एक केस कर्नाटका में हुआ है, कल हुआ है मेरे ख्याल में, कल, और बाकी और तरह की चीजें उनके वेबसाइट पे किसी और चैनल को लेकर के है, किसी और एडिटर को लेकर के है। दूसरी चीज ये है कि आप जब एक सनातन की बात उठी है, तो वहां फिर जो इंक्लूसिव की बात है, जहां आप एक एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं, उनके एक नेता कह रहे हैं कि हमने इसीलिए ये I.N.D.I बनाया है ताकि सनातन को खत्म किया जा सके, सभी एक मंच पे मिलकर के आएंगे और उसको खत्म करेंगे। बात हो रही एक्सक्लूजन की। दूसरी चीज है कि जिन मुद्दों का जिक्र किया गया, मान लीजिए कि भोपाल में रैली, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। फिर जब आप सबको साथ लेकर के जाएंगे, ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से ठीक है कि जहां असेंबली इलेक्शन जिस राज्य में होगा वहां जाकर के अपना एक तरह का स्ट्रेंथ शोकेस करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति हमेशा बाइपोलर रही है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रही।
वहां जाकर के आप अपने 26 नेताओं को, 25 नेताओं को जिनको भी लेकर के जाएंगे, तो वो कांग्रेस के लिए कितना लाभकारी होगा, और या उनके आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कितना लाभकारी होगा, वो अपनी जगह अपने मन से शायद उन लोगों को भी स्थान देंगे जो विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में उनके खिलाफ वहां पे लड़ सकते हैं। तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि आज जो बैठक हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और पिछली बैठक में जो लिस्ट बताई गई थी, उस लिस्ट के हिसाब से जो नेता वहां होने चाहिए थे कोऑर्डिनेशन कमेटी, अगर सीरियसली मेरे ख्याल में एम के स्टालिन का नाम था वहां कोऑर्डिनेशन, जेडीयू से ललन सिंह का नाम था जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और एम के स्टालिन वहां के अध्यक्ष। अब वहां पे ये दोनों नहीं देखे, उनके रिप्रेजेंटेटिव देखे। टीएमसी से भी मुझे कोई इस तस्वीर में, माफ कीजिएगा मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, अगर कोई हो तो आप बता देंगे, तो वो भी नहीं है। और अभी ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में एक थोड़ा, जिसे हिंदी में कहते हैं, मुंहचेटा हुआ है। तो ये जब तमाम इस तरह की चीजें आती हैं और आप यहाँ से एक बड़ी मीटिंग का आगाज करते हैं कि हम उनके चैनल पे नहीं जाएंगे, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह का कैंपेन अनलीश करने के लिए, लॉन्च करने की बात है। क्योंकि आपके सामने आज ही के दिन दूसरी तरफ एक जो दृश्य था, या 3 दिन पहले से लगातार जो एक दृश्य देख रहे थे, वो भारत का एक अलग तरह की छवि, मतलब नए भारत की एक नई तस्वीर देश में और दुनिया के सामने प्रस्तुत। बनाम अगर इस तरह का है तो आई हैव सम डाउट्स। जी, ऐसी खबरें बताई गई थी कि ललन सिंह को आना था लेकिन वो बीमार थे, किसी कारण से नहीं आए। नीतीश जी भी नहीं आए। ममता जी तो शायद दुबई में है, और अभिषेक जी को ईडी ने बुलाया था। इस तरह कुछ कारणों से कुछ लोग नहीं आए होंगे, या हो सकता कोई इनका और कोई रिप्रेजेंटेटिव आए। देखिए, ललन सिंह जी तो कल नीतीश जी के प्रधानमंत्री होने का तीसरी या चौथी बार इससे इधर कुछ समय से वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनको क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। लालू जी बता चुके हैं कि राहुल गांधी मतलब प्रधानमंत्री होने चाहिए, कुछ समय पहले उन्होंने बताया था। तो ललन सिंह का नहीं आना और आना मतलब, और नीतीश जी जहां कांग्रेस के बाकी तमाम, एक सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर छोड़ करके वो जो राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया गया था डिनर, देशी और देशी मतलब जो डिग्नेटरीज हैं उनके लिए, उसमें भी वो नीतीश जी आए थे। तो कई तरह के संकेत निकल रहे हैं जेडीयू से जो इंटरेस्टिंग है। जी विजय जी, नीतीश जी कोई अलग खेल खेल रहे हैं क्या? लेकिन नीतीश जी के लिए तो कहा जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, समझे? उनके खेल वही समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन अभी मैं जो G20 की बैठक में राष्ट्रपति के डिनर में जाने को पॉलिटिकल तरीके से नहीं देखता, एक प्रोटोकॉल के तरीके से देखता हूं कि वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर गए हैं। और अधीर रंजन साहब को भी नीतीश कुमार नहीं दिखे थे, उन्हें सिर्फ ममता बनर्जी वहां पर दिखती, जिनके लिए वो नाराज हुए थे। सुखविंदर सुक्खू भी वहां पर गए थे। लेकिन इसमें कोई ऐसी अचरज वाली बात नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट ने इन्वाइट किया सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को और वो उसमें गए हैं। लेकिन ललन सिंह साहब अभी 4 दिन पहले 3 दिन पहले नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बना रहे थे। और ललन सिंह जेडीयू के कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश होता है, वो हमेशा अपने लीडर को जो है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने की बात करता है। ललन सिंह पार्टी के अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और दूसरा इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के में भी वो मेंबर हैं, जिसमें ये बात पहले भी कही गई कि अभी कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार की चर्चा नहीं करेगा। तो उस समय किया गया। अब मुझे बताया गया कि उनकी तबीयत आज खराब हो गई है। तबीयत तो अचानक खराब हो ही जाती है, उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है, इसको क्या कहा जाए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे आज के मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी के साथ। आपने कहा कि ममता बनर्जी दुबई में है। ममता बनर्जी इन्वेस्टमेंट के लिए विदेश में यात्रा पर है। दुबई में आज एक उनकी बहुत खूबसूरत मुलाकात हुई। वो मुलाकात थी श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ। एयरपोर्ट पे मिल गए, दुबई एयरपोर्ट पर। तो रानिल विक्रमसिंघे ने उनको हेलो किया और फिर उनसे पूछा कि कैन आई आस्क वन क्वेश्चन टू यू। तो ममता जी ने कहा जी जी जी, यस यस। तो रानिल विक्रमसिंघे ने पूछा कि आप मोदी सरकार के खिलाफ एक इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, अलायंस बना रहे हैं, तो उसका लीडर कौन होगा? तो ममता जी के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आई और उनका ओ माय गॉड। फिर रानिल विक्रमसिंघे ने पूछा क्या आप लीडर होंगी? तो ममता जी ने कहा कि पीपल विल डिसाइड। ममता जी ने ये नहीं कहा कि नो 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 आई विल नॉट बी द कैंडिडेट और व्हाटएवर। उन्होंने कहा पीपल विल डिसाइड।
तो एक प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार दुबई में रनिल विक्रमसिंघे के साथ ये बात कर रही थी। ये बहुत अच्छा पिक्चर था, इसको आप पॉलिटिकल में देखिए, मुझे अच्छा लगा और उनकी स्माइल, उनकी खुशी बहुत अच्छी थी। बहुत दिनों बाद मैंने ममता जी को इतना मुस्कुराते हुए देखा था। तो एक वो है। संजय जी ने राहुल गांधी जी का जिक्र किया। तो अब प्रधानमंत्री पद के तो काफी उम्मीदवार हो गए, बीजेपी के लिए जवाब मिल गया। बीजेपी जो बार बार दूल्हा ढूंढ रही थी, अब यहाँ दूल्हों की बारात है। बस केवल सीट शेयरिंग का जो एक सवाल है उस पर बात नहीं हुई। मुझे बताया गया कि इंडिया गठबंधन ने 4 तरह से कैटेगराइज किया राज्यों को, जिसमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। ए कैटेगरी में 5 बड़े राज्य हैं, जिसको कहना चाहिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, महाराष्ट्र और कर्नाटका। यहाँ पर 212 सीटें, उसमें से 180 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? दूसरी कैटेगरी थी जहां कांग्रेस बीजेपी के बीच में सीधा जंग रही 2019 में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, दिल्ली। इनके बारे में क्या स्ट्रेटेजी है? वहां पर 190 के करीबन सीटें, उसमें से 17 सीटें कांग्रेस को मिली है। तीसरी स्टेट्स हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो एनडीए और इंडिया दोनों के साथ नहीं है। उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? और चौथी जो है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी है स्टेट्स की, जिसमें है पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, केरला और गोवा। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर इनके सहयोगी दल आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वहां सीट शेयरिंग कैसे होगी, इन सब पर कोई बात नहीं हुई। मुझे अभी थोड़ा सा याद आ रहा था 1977 में कि इंदिरा जी ने जब इलेक्शन अनाउंस किए जनवरी 77 में, उसमें ज्यादातर नेता जेल में थे, कुछ छूट गए थे, और विद इन ए वीक वो सारे लोग जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में इकट्ठा हो गए और उन्होंने 7 दिन के अंदर पार्टी बना ली और तय किया कि हम साझा उम्मीदवार उतारेंगे, और सारी बातें तय हो गई 7 दिन में। इंडिया गठबंधन बार बार 77 को याद करता है, लेकिन ये तो 3 बैठकें तो बड़ी हो गई हैं, 3-4 महीने इसमें हो गए। और जो सबसे क्रूशियल इशू है सीट शेयरिंग का, उससे वो बच रहे हैं। देखिए, शिकार यदि शेर का करना है तो उससे बचने से काम नहीं चलेगा ना। कहते हैं कि कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली से बच सकते हैं क्या आप? बिल्ली से बचने का तरीका एक ही है कि आप आंखें खोलें। तो सीट शेयरिंग पर जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, उन पर खुलकर बात करनी चाहिए, मन खोलकर भी, दिल खोलकर भी और दिमाग खोलकर भी। वो वाली बाइट मैंने भी सुनी है जो रानिल विक्रमसिंघे वाली थी, वो बहुत ही दिलचस्प है, लोगों को सुनना चाहिए कि उन्होंने किस अंदाज में पूछा और ममता जी कैसे एकदम सकुचाते हुए जवाब दे रही थी। वो बहुत इंटरेस्टिंग बाइट है, मैं इसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत मज़ेदार बाइट थी कि रानिल विक्रमसिंघे को इस बात में दिलचस्पी है कि इंडिया का फेस कौन होगा, और एयरपोर्ट पे वो पूछ रहे थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है सर, देखिए आप एक बहुत बड़ा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप जा रहे हैं उस समय, मुझे लगता है प्रायोरिटी में थोड़ा सा दिक्कत है, आपको इधर पहले निपटाना चाहिए ना। या जो ललन सिंह जी बीमार है कि नहीं, मेरी बीमार है तो जल्दी स्वस्थ हो जाएं, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है। और जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है, और मैं बता देता हूँ, एक अजय राय जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने भी कांग्रेस को सुना दिया है कि हमने तो इनके लिए घोसी में छोड़ दिया था, इन्होंने हमारे लिए मगरा में नहीं छोड़ा, हार गए हम लोग 1600 वोटों से। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इस पे आयरन आउट करने की बजाय आप ऊपर ऊपर की चीज़ें कर रहे हो और मीडिया के बहिष्कार की बातें कर रहे हैं। मैं चूंकि हम लोगों से जुड़ा इशू है इसलिए मैं बहुत तूल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये करके आप थोड़ी चुनाव जीतेंगे। संजय कुमार जी, क्या स्ट्रेटजी आपको समझ में आई आज की बैठक से, जो 3-4 इंसिडेंसेस हम लोग बता रहे हैं? संजय कुमार जी सर। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। सवाल क्या आपने पूछा? मैं बिल्कुल, आवाज फट रही है थोड़ी सी, मैं समझ। अच्छा, सवाल मेरा ये है कि आज की जो बैठक थी उसमें मीटिंग करेंगे, रैली करेंगे, इन सब चीज पे तय हुआ, लेकिन ना कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना कि किस आधार पर आप चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या मुद्दे रेस करेंगे, उस रैली में क्या बोलेंगे अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में, और दूसरा कि किस तरह से सीट शेयरिंग होगी। राज्यों में तो आप आपस में लड़ेंगे क्या? छत्तीसगढ़ में केजरीवाल जी ने ताल ठोक रखी है, तो उस पर बात ना होकर के बाकी सारी बातें हुई, साथ में एक पुछल्ला लगा दिया, मीडिया का बहिष्कार भी होगा। मुझे लगता है कि काफी औपचारिकता निभाई गई इस मीटिंग में, क्योंकि जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं इस पर तो कोई चर्चा हुई या नहीं हुई। मैं तो मीटिंग के अंदर नहीं था और मैं पत्रकार नहीं हूं, मेरे पास जो कहते हैं ना हमारे सूत्रों के हवाले, मेरे पास सूत्रों से कुछ आता नहीं है। हम तो सर्वे करके आंकड़ों से, जनता के नजरिए से चीजों को देखते हैं, तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है कि इन चीजों पर चर्चा हुई भी या नहीं हुई। लेकिन अगर चर्चा होती, कुछ कंक्रीट बातें होती, तो इसका जिक्र हम आज
इस प्रोग्राम में कर रहे होते, मुझे लगता है सारे विश्लेषण का मकसद ही यही है कि हम ये जानते हैं कि जो अहम मुद्दे हैं, और अहम मुद्दा जिसका आपने जिक्र किया, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे होगा, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। देखिए, सीट शेयरिंग के दो फॉर्मूले होते हैं आमतौर पर। पिछला विधानसभा का चुनाव या तो आधार हो, या पिछला लोकसभा का चुनाव आधार हो। और जिस बात की चर्चा हो रही थी कि इसकी चर्चा करनी होगी, और अगर इसको आधार मानेंगे, मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत पंजाब और दिल्ली की होने वाली है। और इसकी वजह क्या है? बंगाल उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है अगर आपने एक फॉर्मूला बना लिया, क्योंकि जरूरत है एक फॉर्मूला बनाने का, और फॉर्मूला पे आप जाएं, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट की जरूरत हो तो एडजस्टमेंट करें। फॉर्मूला नॉर्मली यही दो चीजें होती हैं, पिछला विधानसभा या पिछला लोकसभा। अगर दिल्ली और पंजाब की दिक्कत क्या होगी? दिल्ली और पंजाब की सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर लोकसभा को देखें तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी से बेहतर किया है कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में, दिल्ली में भी और पंजाब में भी। और जैसे ही विधानसभा की बात होगी तो नेचुरल है आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कांग्रेस से कहीं बेहतर है। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी फॉर्मूले पर, दोनों फॉर्मूले से कोई भी फॉर्मूला कांग्रेस विधानसभा के फॉर्मूले के लिए तैयार नहीं होगी, और शायद आम आदमी पार्टी लोकसभा के फॉर्मूले के लिए तैयार नहीं होगी। तो एक बहुत अहम मुद्दा है, आप सारी चीजें कर लें, आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम न भी लाएं, लेकिन जो सबसे अहम है सीट शेयरिंग। जिस बात की चर्चा हो रही है, बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ आपको एक उम्मीदवार खड़ा करना, तो कई मुद्दे हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। मैं तो कहूंगा चर्चा टीवी डिबेट्स में हो, लेकिन अगर आपको मैदान में लड़ाई लड़नी है, चुनाव में लड़ाई लड़नी है, तो आपको आगे एक्ट करने की जरूरत है। और कम से कम आज की मीटिंग में तो मुझे कुछ भी होता हुआ ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। जी विजय जी, एक चीज और आपसे, क्या फेस के नाम पर असहमति और या असमंजस या आपसी मनमुटाव है, उस वो भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से सीट शेयरिंग में दिक्कत आ रही है क्या? मुझे नहीं लगता है कि सीट शेयरिंग पे कोई चर्चा भी हुई है या नहीं हुई है। जैसा मैंने कहा, एक फॉर्मूला की जरूरत है। जैसे हम जब गणित पढ़ते हैं, जो मैथ्स पढ़ते हैं, तो उनको जो बार बार बताया जाता है, जब हम स्कूल में होते थे, स्कूल के बाद मैंने मैथ्स नहीं पढ़ा, लेकिन जैसे बताते थे, बोलते हैं जब आप किसी से पढ़ते हो, कहते हैं फॉर्मूला याद कर लो। अगर फॉर्मूला आपको पता है, आप कठिन से कठिन गणित को सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला की जरूरत है। आपने अगर एक फॉर्मूला बना दिया, तो फॉर्मूला बना दिया, डिजाइन बना दिया, उसको आप प्लेस करते जाए स्टेट बाय स्टेट, काफी स्टेट में यह समस्या हल हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि चेहरे की वजह से सीटों के बंटवारे, वो दो अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे कहते हैं कि एक राज्य में बाढ़ आया हुआ है और दूसरे में सूखा पड़ा हुआ है। दोनों राज्य एक तरह से नेचुरल कैलेमिटी से ग्रसित हैं, दोनों अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। एक जगह पे अतिवृष्टि है और एक जगह वृष्टि नहीं है, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं जी। चेहरे को लेके एक असहमति तो है, उसको अलग से रिजॉल्व करें। सीट शेयरिंग का जो मामला है, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, उसको अलग से रिजॉल्व करने की जरूरत है। अगर आप दोनों को एक साथ लेके देखने की कोशिश करेंगे, तो अब जहां बाढ़ आई हुई है, वहां पे सूखे का निपटारा कैसे करना, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। उस वक्त बाढ़ को निपटे। विजय त्रिवेदी जी, जिसका ज्यादा शेयर होगा सीट के टर्म्स में, उसका ज्यादा से होगा, उसकी ज्यादा चलेगी। तो जिन राज्यों की हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे विवाद की स्थिति है, वहाँ के जो दावेदार हैं, ममता जी हैं या अखिलेश जी हैं, ये लोग बहुत, या इवन मध्य बिहार में जहाँ पे कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर की पार्टी में है, वहाँ पे ही तो दिक्कत हो रही है ना। और वही लोग दावेदारी भी कर रहे हैं। नीतीश जी का नाम उछाल दिया जाता है, ममता जी एकदम सकुचाते हुए जवाब देती हैं, या अखिलेश जी को लगता है कि मैं किसी रेस में नहीं हूँ, लेकिन अगर नंबर ऑफ सीट्स मेरी बहुत ज़्यादा है तो बार्गेनिंग स्थिति मेरी होगी। अगर वो सिचुएशन बनी तो वो तो एक, मुझे लगता है कि वो कनेक्टेड है फेस से कहीं ना कहीं। बिल्कुल ठीक बात है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, 80 सीट्स वहां पर हैं, और 2019 में 50 सीटें ऐसी थी जो कम मार्जिन से जीती हैं।
जीती गई हैं, और लेकिन उसमें 35 सीटें करीब करीब बीएसपी ने जीती हैं, मतलब बीएसपी नंबर 2 पर रही है वहां पर। तो उनमें से किस तरह से कर रहे हैं, और अखिलेश यादव को लगता है कि सबसे ज्यादा सीटें अगर कांग्रेस के बाद वो ला सकते हैं तो वही ला सकते हैं, तो उनको किस तरह से प्लेस किया जाएगा, कांग्रेस किस तरह से उनको करेगी, ये बात है। मैं कह रहा हूँ फेस वाला अभी झगड़ा नहीं है, और फेस इतना बड़ा झगड़ा नहीं होगा, पहले आप बैठिए तो सही। और जैसे कहा जाता है कि बातचीत में या तो जो सबसे पहले, जैसे परीक्षा में जब बैठते हैं आप इम्तिहान में, तो पेपर में सबसे पहले आसान जो सवाल है उनको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो कम से कम वो सीट्स पर तो शेयरिंग को आप आगे बढ़ जाते हैं जहां पर विवाद नहीं है, जहां ये जो कॉम्प्लेक्स स्टेट्स हैं, जैसे मैंने कहा पंजाब है, दिल्ली है, केरल है, गोवा है, इनको वेस्ट बंगाल है, इनको छोड़ दे, बाकी स्टेट्स में तो काम करते, कहीं तो बात आगे बढ़ती, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि कोई बात उस पर आ भी रही है। अभी सीट शेयरिंग पर हम आए नहीं है, तो बिना सीट शेयरिंग के आप कैसे आएंगे। एक चीज और मैं देख रहा था, इलेक्शंस को 2019 को संजय कुमार जी ज्यादा समझा सकते हैं कि बीजेपी या एनडीए और इंडिया के टोटल वोट्स को छोड़ दें, जोड़ लें, तो उसके बाद 33% वोट बच रहा है। क्या इंडिया उस 33% वोट पर फोकस कर रहा है, या उनको ध्यान भी है? वो 33% वोट ऐसा है, यदि बीजेपी के वोट निकालने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो कहीं नहीं आने वाला है, वो तो वैसे ही 50% कीजिए। वो जो 33% है, जो आपको भी नहीं मिला, बीजेपी को नहीं मिला, उसमें से भी 10% वोट यदि आप निकाल सकते हैं तो क्या होगा। घोसी का चुनाव देख ले, यदि बीएसपी आ जाती तो एक नतीजे का और बड़ा रूप होता और इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी बात होती। तो क्या इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो बहन जी के साथ, मायावती जी के साथ कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं कि वो इंडिया गठबंधन में आ जाए? क्योंकि जरूरत आपको है तो उस पर कोई काम हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। और जैसे संजय जी ने कहा, पंजाब और दिल्ली तो बहुत कॉम्प्लेक्स है कि वहां विधानसभा में आम आदमी पार्टी है और लोकसभा में कांग्रेस है, तो उसको कैसे निकालेंगे। इन सब चीजों को, और अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। आपने भोपाल में रैली रखी है, जो जॉइंट रैली, अच्छी बात है, भोपाल में मध्य विधानसभा के इलेक्शंस भी हो रहे हैं, लेकिन फिर वहां पर अखिलेश जी भी वहीं खड़े होंगे कमलनाथ जी के साथ। ये देखना होगा कि राहुल गांधी के साथ, और वो किसके लिए वोट मांग रहे होंगे वहां पर इंडिया गठबंधन में, या नीतीश कुमार भी कुछ करना चाहते हो वहां पर। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को छोड़ने के बजाय पहले जो आसान इश्यूज हैं और जिन पर आप हार गए हैं उन पर से तय किया। क्या कांग्रेस ने तय किया कि भाई जिन सीटों पर वो बहुत बुरी तरह से हारे हैं उनको वो छोड़ने के लिए तैयार हैं? इस तरह की बात। और फिर एक और, ये तो परसेप्शन का चुनाव होता है ना। अभी तो कांग्रेस और इंडिया को गठबंधन और सीट शेयरिंग को छोड़िए, अभी तो वो सनातन से उलझ रहे हैं। सनातन जैसे इशू पर वो तय नहीं कर पाए हैं। ये उनको तय करना है कि वो उनके साथ चलना चाहते हैं डीएमके के, या डीएमके के खिलाफ चलना चाहते हैं। ममता जी असहमति बता रही हैं, कांग्रेस में बहुत सारे लोग सहमत हैं, बहुत सारे लोग असहमत हैं। और वो सनातन एक बड़ा पॉलिटिकल इशू होने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों और नेताओं को कहा कि इस इशू पर बढ़कर आइए, तो सनातन का विरोध, मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन उनको तय करना पड़ेगा कि वो सनातन के विरोध के साथ जाना चाहते हैं। और कम से कम कमलनाथ जी से तो पूछ लीजिए, बेचारे बजरंग धाम वहां पर बनवा रहे हैं, प्रदीप शर्मा जी की कथा करवा ली, राज की कथा करवा ली, भूपेश बघेल से पूछ लीजिए जो वन गमन का पूरा मैप करके और पूरा का पूरा काम छत्तीसगढ़ में उन्होंने किया है। तो इतने सारे कंट्राडिक्शंस हैं जिन पर बात करनी है, इनमें से किसी विषय पर चर्चा नहीं हो रही। और ये बहुत सीरियस बात है कि जब सीरियसनेस हो, आपने खुद में जिक्र किया कि ममता जी विदेश यात्रा पर गई हुई हैं वेस्ट बंगाल के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपकी प्रायोरिटीज क्या है? लल्लन सिंह जी की प्रायोरिटी क्या है? नीतीश कुमार जी की प्रायोरिटी क्या है? ममता बनर्जी की प्रायोरिटी क्या है? ये सब बातें, मुझे लग रहा है महाराष्ट्र सबसे ठीक चल रहा है, क्योंकि कल भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी की 90 मिनट्स मीटिंग हुई है। तो वो जो महाराष्ट्र स्टेट है वो एनडीए के लिए खतरा हो सकता है, या एक ठीक ठाक सा काम वहां पर हो रहा है। इसके अलावा अभी मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि कोई काम हो रहा है। इलेक्शंस को, असेंबली इलेक्शंस को देख लो, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सीट्स काफी सारी डिक्लेयर कर दी। आज जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है उसके नतीजे में कल भी आ जाएंगे। राजस्थान की भी 40-50 सीटें उन्होंने क्लियर कर दी। तो कांग्रेस विधानसभा चुनावों की तैयारी में भी नहीं है, तो वो किस तैयारी में है मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। पहले विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे या लोकसभा में सीधा जाना चाहते हैं? हाँ, ये इश्यूज है। बात सही है। देखिए महाराष्ट्र तो बड़ा इजी है, 3 दल हैं, आपस में बांट के काम बढ़ाएं आगे। यूसुफ भाई, हम जब पत्रकारिता सीख रहे थे तो उसमें ये बताया गया था कि जब भी आप इंट्रो लिखें तो उसमें या तो आदमी बहुत बड़ा है जिसकी बात आप लिख रहे हैं, कि प्रधानमंत्री ने आज कहा कि हमें ग्रीन बनाने के लिए जगह जगह पौधे लगाने चाहिए,
या फिर बात इतनी बड़ी हो कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी एक चुनौती हो गई, इस पर आज एक सम्मेलन हुआ और प्रधानमंत्री जी ने इसको संबोधित किया। ये इंट्रो मुझे विजय जी ने सिखाया था कि ऐसे लिखा करो। आज की बैठक या इंडिया की बैठक में ऐसा कुछ मुझे मिल नहीं रहा जिससे मैं इंट्रो लिख पाऊँ। सवाल ये है, अब मैं इसका उदाहरण देता हूँ आपको। सनातन पे इतनी बड़ी बहस छिड़ी हुई है, उस पर एक लाइन का आप एक स्टेटमेंट रखते कि आज बैठक में ये भी डिसाइड हुआ और हम इस बयान को खारिज करते हैं। अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो सपा को गरिया रहे हैं। तो ना आप खबर दे रहे हैं, ना आप फेस तय कर रहे हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? यूसुफ भाई जी, देखिए नीरज जी, आपने बात तो बहुत सही कही है और बहुत सही पॉइंट उठाया है, लेकिन गठबंधन राजनीति को मैं भी करीब करीब 96-97 से कवर करता रहा हूं और इससे पहले मेरे ख्याल में जो एक गठबंधन का प्रयोग हुआ था यूनाइटेड फ्रंट 96 में और 97 तक वो चला करीब 2 साल। जब भी बैठक होती थी तो खबर यही सामने आती थी कि साहब इस मुद्दे पर गठबंधन में मतभेद है। आप उस वक्त अखबार उठा करके देखिएगा तो ये खबर अहम होती थी कि साहब इस मुद्दे पर मतभेद है, वामपंथी दलों का ये कहना है और जनता दल का ये कहना है, समाजवादी पार्टी और इसका ये कहना है। तो भाई गठबंधन बना ही इसलिए है कि चूंकि वो अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय है और अगर एक जैसी राय हो जाए सभी मुद्दों पर तो फिर पार्टी मर्ज कर ले, एक पार्टी बना ले, जैसा 1977 में हुआ था। तो ऐसा तो यहाँ पर है नहीं। तो यही सा हर चूंकि विवाद है और कई जगह पर नीतिगत विवाद भी हैं, राजनीतिक मुद्दों पर भी विवाद है और जो आपने बात कही सनातन पर जो बवाल मचा हुआ है उस पर भी अलग अलग मुद्दों की अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय है। और बीजेपी के मुकाबले में इस गठबंधन की जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है, क्योंकि गठबंधन बनने के बाद कई नेताओं से बातचीत हुई अलग अलग पार्टियों के और जो आज सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक हो रही है जिसपे संजय जी ने भी कहा, विजय जी ने भी कहा और दो संजय जी हैं आप पैनल में, दोनों ने एक बात कही कि भाई आसान नहीं है। हाँ बिल्कुल आसान नहीं है, सीटों शेयरिंग एक मुश्किल काम है क्योंकि जो नेशनल लेवल पे जो पार्टियां एकजुट हो रही हैं वो राज्यों में एक दूसरे से भी लड़ रही हैं। तो ऐसे में कौन सा हित उनका ऊपर होगा इसको देखना है। तो यहाँ हमारी बात होती, दो जगह पेच ज्यादा फंस रहा आम आदमी पार्टी के साथ कि भाई क्या दिल्ली में गठबंधन हो पाएगा, क्या पंजाब में सीट शेयरिंग हो पाएगी। इस पर मैंने भी 2-3 आर्टिकल लिखे हैं। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है क्योंकि दोनों तरफ की दावेदारी बड़ी मजबूत है। लेकिन दोनों पक्ष इस बात पे राजी हैं कि हमें मिलकर चुनाव लड़ना है। और कांग्रेस में जहां तक मैं मेरी जो बातचीत हुई है उसके हिसाब से बताऊं तो कि सख्त निर्देश नीचे दिए गए हैं कि भाई बयानबाजी सोच समझ के की जाए और ऐसा नहीं हो कि इसके अंदर हमारे जो केंद्रीय राजनीति के जो हित है उस पर कोई असर पड़े। इसलिए गठबंधन तो होगा, क्या सहमति बनेगी ये बातचीत के बाद सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये नजर आ रही है कि इन दलों ने ये ठाना है कि हमें जो बॉटम लाइन है वो ये कि हमें मिलके चुनाव लड़ना है। और चूंकि सबसे बड़ी पार्टी इस गठबंधन की कांग्रेस है और अगर ये गठबंधन सत्ता में आता है तो कांग्रेस का नेता ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होगा, वही दावेदार होगा। वो कौन होगा, राहुल गांधी होंगे कि खड़गे होंगे या किसी और नाम को लाएंगे, ये बात की बात है। लेकिन जो आपने अभी मैंने स्क्रीन पे थोड़ी देर पहले देखा कि 6 उम्मीदवार आपने दिखाए कि भाई प्रधानमंत्री पद के 6 उम्मीदवार ऑलरेडी इंडिया गठबंधन में है। 6 नहीं, मेरे ख्याल में ज्यादा होंगे क्योंकि हर पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री पद का एक डिफेक्टो उम्मीदवार माना जाता है अपनी तरफ से। तो ये तो हम कह सकते हैं कि भाई 10-12 उम्मीदवार हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद की तरफ से, लेकिन आज की तारीख में प्रधानमंत्री पद का दावेदार कोई नहीं है इंडिया गठबंधन में। उम्मीदवार है, उम्मीद सबको है, दावा कोई नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि जिनको सबसे प्रबल दावेदार माना जाता है नीतीश कुमार, वो बार बार ये बात साफ कर चुके हैं कि मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं। पहले दिन से जब से उन्होंने अरे यूसुफ भाई उनकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कोई मामूली कार्यकर्ता थोड़ी ललन सिंह जी नहीं, वो तो कहेंगे नीरज भाई। मैंने सुना, आपने दिखाया बयान, मैंने सुना भी है। हाँ। वो तो ममता बनर्जी की पार्टी के भी कहेंगे हैं। यूसुफ भाई अच्छा एक सवाल CWC का बाकायदा यूसुफ भाई एक सवाल, ये जो ये आजकल के जमाने की जो 2023 की दोस्ती है कि हम लोग एक दूसरे की जड़ खो दें और हम कहेंगे हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। सनातन का बयान दे करके आपने कांग्रेस की मतलब एक बहुत बुरी स्थिति कर दी नॉर्थ इंडिया में। नहीं हम तो दोस्त हैं, हम मिल के चुनाव लड़ेंगे। ये कौन सा तरीका है भाई दोस्ती का?
कि हम एक दूसरे की जड़ खोदते रहे, हम दोस्त हैं। मैं तो ये समझ में नहीं आता। ललन सिंह बयान दे रहे, पार्टी अध्यक्ष है, नहीं हम बनना नहीं चाहते साहब, तो बना करो ना उनको, क्यों बोलते रहते हो आप? नहीं, वो तो यही तो राजनीति, यही डेमोक्रेसी है। अभी आप देखिए ओपी राजभर जब अखिलेश यादव के साथ आए थे तो बीजेपी को उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आज फिर वो बीजेपी के अंदर है और बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो घोषी में प्रधानमंत्री यूसुफ भाई अच्छा लिया आप ये लिया। ये सियासत यूसुफ भाई घोषी में राजभर जी की औकात समझ में आ गई, क्या है राजनीति है। और राजनीति की जो राहें हैं वो बड़ी रपीली हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने किताब भी लिखी है राजनीति की रपीली राहें। इसमें कौन रपट जाएगा, कौन रपटा दिया जाएगा, वो अलग बात है। ठीक है, संजय कुमार सिंह जी नहीं वो आपका जो बुनियादी सवाल था कि साहब खबर इसमें से क्या निकलेगी, तो खबर तो इसके अंदर से देखिए वही निकलनी है। इस बैठक के बाद सभी पार्टी ये अपनी वचनबद्धता प्रतिबद्धता को दोहराएंगे कि भाई हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे और सीट शेयरिंग पर बातचीत अभी शुरू हुई है और उनके ऊपर अलग अलग सब कमेटी बना के अलग अलग राज्यों की करेंगे। ये खबर निकल कर आनी है। तो सर ये तो आप किस तरह ये तो जनता के सामने मतलब रखेंगे? हम चूंकि जर्नलिस्ट हैं तो ये लिबर्टी लेके मैं कह सकता हूँ कि ये 12वें पन्ने की सिंगल कॉलम खबर है, छोटी सी, कि हमने बैठक की, सब लोगों ने बढ़िया से एक दूसरे की बात की। संजय सिंह जी, अब चूंकि यूसुफ भाई ने जिक्र छेड़ ही दिया, अब देखिए घोषी में क्या हुआ, राजभर जी को उनकी हैसियत पता चल गई ना कि वो क्या है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, प्रोसेस में, जब आप एक बड़े, आप खुद ही कह रहे हैं कि हिमालयन टास्क हमने ले लिया है, बीजेपी को एकदम नस्तनबूद कर देना है, 80 की 80 सीटें अखिलेश जी कह रहे हैं मैं यूपी में जीत के दिखाऊंगा, वहां पे इस तरीके के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य देंगे, डीएमके के स्टालिन देंगे, और एक नहीं देंगे, लगातार देते रहेंगे उसको और अपग्रेड करते हुए। उस पर हम बात भी ना करें, इंडिया की बैठक जो आज कोऑर्डिनेशन कमेटी, किस बात का कोऑर्डिनेशन हो रहा था वहां पे? नीरज जी, अगर आप स्टेटमेंट देखें, ऑफिशियल स्टेटमेट, मेरा आपको उसकी तरफ ध्यान लेकर के आ रहे हैं कि मीटिंग में क्या हुआ और क्या हेडलाइन है। ये 2-2 लाइन की, 4-5 पैराग्राफ की उनका ज्वाइंट स्टेटमेंट है। अब उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहला पैराग्राफ तो सब मिलकर के बैठे हो, अभिषेक बनर्जी नहीं आ सके टीएमसी के, दूसरा भी वैसे ही है कि चलिए हम आगे बात करते रहेंगे, सीट शेयरिंग की वो करेंगे। तीसरा जो एक बिंदु आता है वो आता है कि हम ज्वाइंट रैली करेंगे जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, आपका महंगाई और करप्शन वो इशू होगा। लास्ट सेंसस नीतीश कुमार और आरजेडी का एक इशू है, वो है। लेकिन वो जो चीज है, आपका जो लास्ट पैरा है, उस लास्ट पैरे में वही बात है जहां से आपने शुरू करी थी। द कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑथराइजेस सब कमिटी ऑन मीडिया टू डिसाइड अपॉन नेम्स ऑफ द एंकर्स ऑन हुज शो एनडीए पार्टिसिपेंट्स, एनडीए पार्टीज विल नॉट सेंड रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें सिग्नेचर किनके हैं, मतलब जिनके वो साइन बाय शरद पवार, केसी वेणुगोपाल, टीआर बालू, तेजस्वी यादव, संजय राउत, संजय झा, हेमंत सोरेन, राघव चड्ढा, डी राजा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, जावेद अली। अब बताइए, आप मोदी को उखाड़ने चले हैं, देश में लोकतंत्र बचाने चले हैं, संविधान बचाने चले हैं, टॉलरेंस वापस लाने चले हैं, इंक्लूजन वापस लाने चले हैं, और आज का आपका मुख्य ये 12 सिग्नेटरी जो आपके हैं बड़े बड़े नेता लोग, वो क्या साइन कर रहे हैं कि हम किस चैनल पे, नीरज वाजपेयी के चैनल पे हमें भेजना है कि नहीं भेजना है जी, हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव। इसको आप करके आप जॉइंट स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं और ये साइन बाय इनके। तो ये सीरियसनेस रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी सोच कहाँ है, किस तरह की आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आप बनाना चाहते हैं, और कौन सी स्ट्रैटेजी को आप आगे लेकर के जा रहे हैं। ये क्या सीरियसनेस है एक चुनाव मतलब लड़ने की? ऐसी चीज को आप इस तरह से वो करते हैं कि शरद पवार जी कहाँ मिले ये डिसाइड करने। बहिष्कार मीडिया का, विजय जी, मीडिया का बहिष्कार हो गया, बहिष्कार मीडिया का। हाँ। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। फिर वो एक गोदी लेकर के चले आएंगे, फिर उस पर एक डिबेट होगा कि कौन किसकी गोद में पहले बैठता था, आज बैठता था, या आज वो गोद रहा कि नहीं रहा, कौन बेगोद हो गया। तो इस पे क्या एक डिबेट होगी सर, गोदी मीडिया और लिबरल मीडिया पर एक शो तो मुझे लगता है करना पड़ेगा इस पे। विजय जी, ये मैं इसमें इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि फिर डायरेक्टली पर्सनल हो जाएगा कि आप अपने लिए कह रहे हैं, लेकिन ये वाकई एक इशू है ये कि बताइए, आपने तय कर लिया कि हम बहुत सारी मीडिया का बहिष्कार करेंगे, बात ही नहीं करेंगे उनसे। सनातन वाले इशू पे अच्छा, एक जस्ट फॉर ए रिकॉर्ड एंड रेफरेंस, एक दौर था जब कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक किसी से बात नहीं की थी, चैनल पर नहीं जाते थे,
उससे क्या लाभ हुआ उनको? जी विजय जी, इस पर छोटा सा कमेंट चाहिए। कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं नीरज जी, मैं जिक्र कर रहा हूँ कि सुंदरकांड में एक घटना है जब वो हनुमान जो है अशोक वाटिका से निकलकर और फल फूल खाते हैं और रावण के लोग जो है उन्हें पकड़ लेते हैं और दरबार में लाते हैं, तो कहा जाता है कि उन्हें मार दिया जाए। तब भी सलाह यही दी जाती है कि नहीं, रावण को ये सलाह दी जाती है कि हनुमान को मत मारिए क्योंकि वो मैसेंजर है, डोंट शूट द मैसेंजर। ये डिप्लोमेसी, यदि आज रूस और यूक्रेन में जंग हो रही है 1 साल से, यदि यूक्रेन का डिप्लोमेट रशिया चला जाएगा तो उसको गोली मार देंगे क्या? तो प्रेस जो है वो मैसेंजर है और उसके साथ ही चलना पड़ेगा। आपको लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़नी है या प्रेस से लड़नी है? मैं इस पर नहीं जा रहा कि कौन लोग गोदी मीडिया है, कौन लोग नहीं है, वो भी हो सकता है, वो भी बहुत सारी बातें, लेकिन उसी के बीच से तो निकल कर आना है। एक बात बताइए मुझे, 3 बड़ी बैठकें हुई इंडिया गठबंधन की, क्या किसी चैनल ने, किसी अखबार ने उसे कवर नहीं किया? क्या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1-1 घंटे नहीं दिखाया? राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसके बड़े हिस्से पर जब जब बड़ी घटना हुई उस पर उनको कवरेज दिया ही गया है। तो अब वो किस तरह से कौन ट्विस्ट कर रहा है और आप अपने मजबूत लाइए। मैंने बल्कि तारीफ कर रहा था कि इन दिनों कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से ज्यादा बेहतर है। तो वो जब स्टूडियो में आते हैं तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से, दमदार तरीके से बात रख रहे हैं। अब यदि आप मीडिया का बहिष्कार कर देंगे तो क्या फर्क क्या पड़ेगा? कोई चैनल तो बंद नहीं हो जाने वाले, आप ही की बात नहीं जाएगी। फिर तो जो भी आप सोच रहे हैं कि जो एजेंडा उनका चल रहा है वो और ज्यादा तरीके से चलेगा ना। लेकिन खैर ये तो उनको तय करना, लेकिन एक जनरल लाइन होती है कि डोंट शूट द मैसेंजर। मैसेंजर को शूट करने से लड़ाई नहीं जीत सकते आप। नहीं, ये मतलब इंटरेस्टिंग और सीरियस है। जब वो नाम वाम निकालेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे वहाँ नहीं जाएंगे, तो उस पर भी एक चर्चा होगी। और बिल्कुल सही बात है कि आप मैसेंजर को शूट मत करें, अपनी बात को तर्कपूर्ण रखें। मैं तो आवाज़ अड्डा में हमेशा फेवर करता हूँ कि आइए लॉजिकली डिबेट करिए, चाहे जितना जिसकी आलोचना आपको करना हो। मैं किसी को रोकता नहीं इतना लंबा लंबा। बाकी चैनलों में तो मैंने देखा कि 10 सेकंड की बाइट देने के लिए 40 मिनट आदमी बैठा रहता है, उसके बाद ब्रेक हो जाता है। मैं तो पूरा समय देता हूँ, आप चाहे जितना बोलिए। खैर एनीवे, संजय कुमार जी, अब मैं थोड़ा यूपी स्पेसिफिक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप सर्वे करते हैं। ये जो घोसी वाला चुनाव हुआ, इसका कुछ लेसन्स हैं दोनों तरफ के लिए? दोनों तरफ के लिए लेसन है ना? आप वो बताइए ना, क्या है संकेत? क्या है? हाँ। संकेत मुझे लगता है, अब इसको बहुत साफ तौर पे तो नहीं कह सकते, इसी के लिए मैं संकेत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। संकेत क्या है? मुझे लगता है कि बीजेपी के खिलाफ बीजेपी ने पिछले 10 सालों में दलितों में और लोअर ओबीसी में जबरदस्त पैठ बनाई है और वही उनकी सफलता का एक बड़ा कारण। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अपर कास्ट का वोट उन्हें नहीं मिल रहा है, वो घट रहा है, वो सब उनके पास बरकरार है, लेकिन इतनी बड़ी जो पार्टी बन के उभरी है, खासकर रूरल इलाके में, लोअर ओबीसी के बीच में, दलितों के बीच में, जो उनका एक तरह से उनकी पैठ बनी है। घोसी का उपचुनाव इस बात की ओर संकेत कर रहा है, और मैं संकेत को बार बार रेखांकित कर रहा हूं कि शायद जो उनकी अभेद किले के जैसा लगता था कि लोअर ओबीसी के बीच में, तो अब उन्होंने जबरदस्त पैठ बना ली, उसमें कुछ दरार पड़ने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। दलित वोट उनसे थोड़ा छिटकता हुआ दिख रहा है। तो संकेत बड़े साफ हैं कि जो इंडिया गठबंधन, जो पीडीए की बात हो रही है, वो बार बार जिक्र हो रहा है पीडीए। अखिलेश यादव ने पीडीए शब्द लाया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इसके सहारे अगर इंडिया गठबंधन चले तो शायद 2024 के चुनाव में उसे फायदा हो सकता है। यहां मैं ये कहूं कि ये एक बड़ा मंत्र होगा उनके लिए 2024 में। इसके सहारे उन्हें, और इसी से कनेक्टेड है जो कास्ट सेंसस की बात करते हैं, कास्ट सेंसस के जरिए वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछड़ों के हितों की अनदेखी की गई है। आप सिर्फ उनकी गिनती भी नहीं कराना चाहते, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की क्या स्थिति है उसकी भी चर्चा नहीं करना चाहते। तो इसके सहारे तो एक मैं कहूं कि एक फ्रेमवर्क दिखाई पड़ता है इनके लिए। इसके सहारे इसको साथ लेके चलने की जरूरत है 2024 के चुनाव में। सिर्फ इससे बेड़ा पार नहीं लगेगा, लेकिन ये एक सहारा उनके साथ, उनको इसको एक स्ट्रैटेजी के रूप में रखना चाहिए। अब जहां तक एनडीए का सवाल है, तो मुझे लगता है एनडीए को यह सबक लेनी चाहिए कि सिर्फ नेताओं के बम्बार्ड कर देने से, जब जनता आपके खिलाफ हो जाए, और मैं उस कंटेक्स्ट में कह रहा हूं, हम सबको पता है चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कितने मंत्री और कितने एमएलए सब वहां डेरा डाले हुए थे, कितने विजिट, इसके बाद भी आपकी जबरदस्त हार होती है।
तो ये संदेश है कि जनता जब पीठ फेर ले, मुख मोड़ ले, तब आप कितनी भी फौज लगा दें, शायद चुनाव जीतना आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा जनता मुख मोड़ रही है बीजेपी से, इसके पूरे पूरे संकेत हैं, लेकिन घोसी का जो चुनाव है कहीं ना कहीं बीजेपी के अलर्ट करने का मामला है। बीजेपी को इससे थोड़ा सा हल्का अलर्ट, बहुत हल्का, लेकिन अलर्ट होने की जरूरत है बीजेपी को। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक से लौट के आके इसी यूपी वाले में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि बसपा का उसमें क्या रोल था। बार बार ये जो नेता 6-6 महीने पार्टी बदलते हैं, इनके लड़ने से भी लोग क्या नाराज हो सकते हैं, क्या क्या और रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि 43,000 वोटों से हारना ये लोकसभा टाइप का इलेक्शन का मार्जिन बनता है। तो ये एक बात है जिसको बात करनी चाहिए। ब्रेक के बाद इस पर थोड़ा सा बातचीत होगी। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और चर्चा हो रही है आज इंडिया की एक बैठक हुई, उसमें क्या क्या निकला, और साथ ही थोड़ा सा जो उत्तर प्रदेश के विषय में। विजय जी, आपसे समझना है, फिर मैं बाकी लोगों से भी एक राय लूंगा। यूपी में घोसी के चुनाव जो हुए उसमें दारा सिंह चौहान की बुरी हार कहूँगा मैं, काफ़ी बड़ी हार है वो क्या संकेत देती? क्या बसपा नहीं लड़ी तो बसपा ने एक मैसेज दिया, या इस तरीके के बार बार जो दल बदलुओं को दे दिया जाता है उसका की नाराज़गी थी, एंटी इनकम्बेंसी की नाराजगी थी? क्या आपके हिसाब से क्या हुआ घोसी में? देखिए, मैं यदि दारा सिंह की बात करूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंडिया जो गठबंधन है उसको डिस्क्रेडिट कर रहा हूँ, क्योंकि ये उनकी बड़ी जीत है। शिवपाल जी की भी उसमें जीत है, और जिस तरह से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने जो भी चुनाव लड़ा, बीएसपी अलग रही, विड्रॉ किया, और बीएसपी को ने जो कहा, मायावती जी ने कहा कि अपने वोटर को कि वो वोट ना डालें। हालांकि मैं तो इसे एंटी डेमोक्रेटिक मानता हूं, लेकिन उनका पर्पज ये था क्योंकि उनको लगता था कि जब बीएसपी का कैंडिडेट नहीं होता तो बीएसपी का वोटर बीजेपी को वोट डालता है, उसे रोकने की उनकी कोशिश थी। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाह रहा था जो संजय जी ने कही, उसमें एक और मैसेज है घोसी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कि यदि आप 1971 से कांग्रेस के डिक्लाइन का यदि आप हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री जो है आपको अपने को हिस्ट्री बनने से रोकती है, तो उसमें 1971 से 77 में लगातार जो हुआ और आज तक जो कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ, उसका एक बड़ा कारण था कि उन्होंने अपनी सेकंड टियर लीडरशिप को डिस्ट्रॉय किया। वॉइस जो थी, डिसेंट वॉइस, उसको बिल्कुल दरकिनार किया, और उससे कांग्रेस लगातार ढलान पर आती गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए भी ये मैसेज है घोसी का चुनाव, क्योंकि मुझे पता है कि उपचुनाव के दौरान जो स्टेट की लीडरशिप थी, जो लोकल लीडरशिप थी, वो नाराज थी, और ये चुनाव का नतीजा हम लोगों के लिए बाद में आया। वहां सबको पहले से पता था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय नेता नाराज थे, और ये जो पूरा नतीजा है ये सिर्फ दारा सिंह के खिलाफ जो नाराजगी थी, दल बदलुओं के जो खिलाफ नाराजगी थी, पार्टी में बार बार इधर से उधर से इधर आने का, और जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसको मौका नहीं मिलना, उसकी नाराजगी थी। और जो लीडरशिप थी उसकी सुनवाई लखनऊ में या दिल्ली में नहीं हुई, उसका ये नतीजा दिखाई देता है। तो इस पर जल्दी से जल्दी आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत। अभी जो सबसे बड़ी जरूरत है वो कांग्रेस मुक्त भाजपा बनाए और दल बदलू मुक्त भाजपा बनाए, क्योंकि अभी सब कुछ आ रहा है। दरवाजा इतना बड़ा खोल दिया आपने कि जो लालकृष्ण आडवाणी की विचारधारा वाली पार्टी होती थी, जैसे चाल चरित्र चेहरा को लेकर आडवाणी जी बड़ा बोला करते थे। मुझे याद आता कि एक घटना हुई थी कि एक बड़े क्या कहना चाहिए बाहुबली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में थे 11 अशोका रोड पे। वहां मीडिया ने ही काफी हंगामा कर दिया, तो उस बाहुबली को पार्टी ने अगले दिन ही निकाल दिया। अभी तो खैर विचारधारा नहीं, विनेबिलिटी जो है सबसे बड़ा फैक्टर है। तो विनेबिलिटी और विचारधारा के बीच में कोई तालमेल हो और उस पर काम करें। बीएसपी का मैसेज तो साफ है। यदि मैं पहले भी बोला था कि इंडिया गठबंधन यदि बीएसपी को अपने साथ ले लेता है तो एक बड़ी ताकत होगी, और खासतौर से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। और अब सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा कि आपने 80 की 80 कह दी तो आपको 80 में से 80 मिल जाएगी। ये मैसेज दिखाई दे रहा है। दलित और जो सारी सोशल इंजीनियरिंग है उसके पेज कुछ हैं, स्क्रूज थोड़े से ढीले हो रहे हैं, उसको टाइट कीजिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपनी जो सेकंड रंग लीडरशिप है, थर्ड रंग जो लीडरशिप है, उसको भी सुन ले प्रभु, पार्टी वही चलाते हैं। नहीं, आई एग्री। इसमें ये दल बदलुओं को 6 महीने पहले आप छोड़ के आए, इसलिए थे आपको मंत्री बनने का लालच मिला होगा कि आप जीतिए और फिर मंत्री बन जाएंगे आप। तो इसको वहाँ की लोकल पब्लिक ने एक तो सबक दिया, और दूसरा कि स्थानीय नेताओं की या स्थानीय बीजेपी यूनिट की या जो भी लोग कर रहे हैं उनकी सुनी नहीं रहे हैं आप, तो परिणाम सामने है। यूसुफ भाई, आपका टेक क्या है घोसी चुनाव पर?
विजय भाई ने बहुत बारीकी से और अच्छा विश्लेषण उसका किया, लेकिन ये सिर्फ दारा सिंह की हार नहीं है, हार तो बीजेपी की भी है, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत में छौपी। वहां पर क्योंकि बीजेपी में तो पाठक जी हैं, बीजेपी में डिप्टी सीएम, वो पूरा दलबल लेके वहां पड़े हुए थे, कुछ नहीं कर पाए। जी, दूसरी बात यह है कि बीजेपी में हर चुनाव तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जा रहा है और उत्तर प्रदेश में हर चुनाव योगी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी में वो हालत हो गई है कि साहब मोदी, योगी या अमित शाह कोई फैसला ऊपर से कर दें तो नीचे वालों को वो फैसला नामंजूर है। तो ये तो बगावत है पार्टी के अंदर, और बगावत लोकसभा चुनाव के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और ये दूसरी तरफ आप देखिए कि इंडिया गठबंधन जिसे हम कहें, जो भी फॉर्मली यूपी में तैयार भी नहीं हुआ है, भाई गठबंधन के नाम पे अखिलेश के साथ में कौन था? भाई अखिलेश का गठबंधन आज की तारीख में अगर जमीन पर है उत्तर प्रदेश में तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ है। राष्ट्रीय लोकदल एक जाति प्रधान पार्टी है जिसका असर जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों तक है। वहां जहां चुनाव हुआ घोसी में, वहां मेरे ख्याल में जाट बिरादरी के 100-200 वोट से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन जो अखिलेश यादव के साथ पहले गठबंधन में थे राजभर, वो अब उनके साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो उसके बावजूद अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अपनी वो सीट बचाने में कामयाब रहे हैं और बड़े मार्जिन से बचाने में कामयाब रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ये एक बड़ी जीत है और बड़ा संकेत है और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, वाकई खतरे की घंटी है ये। क्योंकि अगर इतने मुद्दे पर बीजेपी के कार्यकर्ता अब चेहरे को नहीं, ऊपर के फैसले को नहीं मानते हैं और उन्हें अपना भी जमीर उनका जाग रहा है, तो ये जमीर 24 में भी जाग सकता है। जी संजय जी, घोषी एक वार्निंग है, एक लेसन है, बड़ा लेसन है। देखिए क्या होता है कि आप बीच में एक व्यक्ति जो तमाम पार्टियों में घूम चुके, इंक्लूडिंग बीजेपी, सपा में रहे, बसपा में रहे, उसके बाद फिर भाजपा से फिर वो चले गए सपा में, फिर सपा से यहाँ आ गए। इस बीच में क्या होता है कि लोगों का जो विश्वास है उस व्यक्ति पर से, क्योंकि वोट दो होते हैं, एक पार्टी का और एक उस व्यक्ति का, जो भी वोट है वो इलाके में मिला हुआ। आप जब इतना सारा परिवर्तन करते हैं और जो वहां के लोकल जो नेता हैं, जब वो पहले जिस पार्टी में थे, मेरे ख्याल में बसपा या सपा से आए थे बीजेपी में, और फिर यहाँ से जब सपा चले गए, तो वहां के लीडर्स, जो लोकल लीडर्स होंगे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होंगी, वो लोग जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं होंगी, या सही वो महत्वाकांक्षा की कोई नाजायज नहीं, सही वो होती है। कई बार उसके बाद जनता को ये एक्सप्लेन करना कि अरे यही तो विधायक थे, यही अभी रिजाइन करके गए, यही फिर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत सारी मुश्किलात इस तरह की चीज होती है। मेरे ख्याल में जिस एक वो कहा जा रहा है, जो संजय कुमार जी कह रहे थे कि एक अलर्ट का वो जो अलार्म बेल का कंटिन्यू अलर्ट बेल, ये अलर्ट बेल है जरूर। जी संजय कुमार जी, क्या बसपा एक अपने लिए एक रास्ता बनाने के बारे में सोच सकती है? क्योंकि अभी वो किसी तरफ नहीं है। जैसे अभी विजय जी ने भी कहा कि अगर बसपा इंडिया की तरफ चली जाए और उसको मना सकते हैं कुछ भी, मतलब किसी भी तरीके से, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या एनडीए के लिए खड़ी हो जाएगी। क्या इसमें आपको लगता है कि 24 के इलेक्शन में बसपा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हर सीट पे? कम से कम आम आदमी पार्टी से अगर हम तुलना करें, बहुत है आम आदमी पार्टी के अराउंड। लेकिन और आधार क्या है? मेरा आधार है सिंपल, 2019 के चुनाव को देखें तो ऐसे कितनी लोकसभा सीटें थी जहां बस बीएसपी को साइजेबल वोट मिले, या बीएसपी के कारण बीजेपी या एनडीए का उम्मीदवार जीतने में सफल हुआ। क्योंकि अगर हम ये मान लें कि बसपा ने वोट कटवा का रोल अदा किया, तो ऐसी ढेर सारी कंस्टिट्यूएंसी है, कम से कम मेरे याद में शायद 18, 20, 22 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है। तो बीएसपी का रोल इंपॉर्टेंट है। बीएसपी के जो जनाधार है उसमें ढलान है, निश्चित रूप से ढलान है। इसके बावजूद बीएसपी, जो दलित वोट है बीएसपी का, हर कंस्टिट्यूएंसी में कोई 5, 7, 8,000, 10,000 वोट है। तो बीएसपी अगर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन की ताकत बहुत काफी बढ़ेगी और वो एनडीए के लिए झटका हो सकता है। देखने की बात है कि क्या बीएसपी सचमुच इंडिया गठबंधन के साथ आता है या नहीं आता, लेकिन मैं इसे एक अहम, अगर आ जाए तो एक अहम मतलब एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा या एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट कह सकता हूं इंडिया गठबंधन के लिए। जी विजय जी, एक छोटा जवाब आपसे, लास्ट वाला क्वेश्चन। आज से पहले कभी बसपा ने बीजेपी के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं किया, जबकि उनकी मदद से वो कई बार सीएम बनी है, लेकिन बाकी दलों के साथ उनके संबंध रह चुके हैं। क्या आपको लगता है ये संभावना बहुत प्रबल है कि वो इंडिया की तरफ चली जाए?
इस संभावना कम है मुझे लगता है बीएसपी की इंडिया के साथ जाने की। यदि आप पूरी हिस्ट्री देखें बीएसपी की, तो उसने ज्यादा बार बीजेपी के साथ अपना गठबंधन किया है और हर बार फायदा बीएसपी को उठाया है। वो प्री पोल अलायंस इसलिए नहीं करते क्योंकि प्री पोल अलायंस में उनको लगता है कि जो शर्तें मानी जानी चाहिए या जो डील हो सकती है, डील को नेगेटिव तरीके से मत लीजिए, मतलब पॉलिटिकल डील जो हो सकती है वो कमजोर होती है। इसलिए वो सोचती है पोस्ट पोल अलायंस में जब देखा जाएगा कि क्या होगा, उस समय वो अपनी ताकत का फायदा उठाना चाहती है। इस 2019 के चुनाव में अभी पहले भी जिक्र किया कि जो 50 सीटें कम मार्जिन से हुई हैं, मतलब कंपैरेटिवली कम मार्जिन से हुई हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें 35 सीटों पर बीएसपी दूसरे नंबर पर है। तो आप बीएसपी को इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो एनडीए को कोशिश करनी चाहिए कि वो इंडिया के साथ नहीं चली जाए, समझे, और इंडिया के साथ आ जाएगी तो मैं कह रहा हूं कि पूरी की पूरी तस्वीर बदलने की स्थिति बन सकती है। लेकिन बहन जी का, मायावती जी का, मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी। बहुत सारे कारण भी हैं जिनकी वजह से शायद वो ना जाए और इंतजार करें कि यदि एनडीए गठबंधन को जरूरत है और या हो सकता है पोस्ट पोल में इंडिया गठबंधन को जरूरत पड़े तो वो उस समय फैसला करते हैं, क्योंकि पोस्ट पोल जो है अलायंस उनको फायदा देता है और सूट करता है। जी, तो ये चर्चा हमने इंडिया की बैठक से शुरू की और उत्तर प्रदेश तक ले गए। दरअसल इनका एक कनेक्ट है। मैं आजकल आवाज़ अड्डा में हमेशा ये चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल बातें हों। ग्राउंड में क्या हुआ घोसी में, वो सबक बीजेपी के लिए भी है और इंडिया इस समय क्या कर रहा है ये उसको सबक लेना चाहिए। पुस्तकालय की चर्चाएं, टीवी डिबेट्स, कार्यालय में बैठ के चाय कॉफ़ी के साथ डिबेट से कुछ नहीं होता है। ग्राउंड पे जाइए, सच्चाई देखिए और किसी गलत फहमी मत रहिए। चुनाव एक ऐसी सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सब लोगों का।